खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के 16 जिलों की 71 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। इसके साथ ही 1066 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई है। पहले चरण में मतदाताओं के उत्साह के आगे कोरोना का डर फीका पड़ गया। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले दौर की 71 सीटों पर मतदान 54.26% रहा, जबकि 2015 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर 54.75% वोटिंग हुई थी। हालांकि इस बारे में समीकरण बदल गए हैं और बीजेपी जेडीयू फिर एक साथ मैदान में उतरी है। बिहार चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों में से तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन की ओर से आरजेडी 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसके सहयोगी कांग्रेस 21 और सीपीआई माले 8 सीटों पर चुनावी मैदान में है। नीतीश की अगुवाई वाली एनडीए की ओर से जेडीयू 35 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी है, जबकि उसकी सहयोगी बीजेपी 29, जीतनराम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा 6 और वीआईपी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। और बिहार में विपक्षी महागठबंधन की अगुवाई कर रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। उन्होंने अपने पहले चरण के मतदान के दिन चुनावी सभाओं में पीएम मोदी के मुद्दों पर बात नहीं करने पर निराशा जताई। उन्होंने पीएम मोदी का नाम लिए बिना कहा कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दों पर भी उन्हें बोलना चाहिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हमको ज़्यादा इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आए थे तो विशेष पैकेज के बारे में, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के बारे में, बेरोजगारी पर, कारखानों पर उनको बोलना चाहिए था। मोतिहारी भी गए थे, शुगर मिल के बारे में उन्होंने कहा था कि चाय वहीं की चीनी की चाय वो पिएंगे, इस पे उन्होंने कोई बात नहीं कही। पलायन, गरीबी, भूखमरी, मजदूर, किसान पर बिहार के लोगों की उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री इस पे बोलेंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान होने के बाद अब दूसरे चरण की तैयारी है। वहीं कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी दौरान सचिन ने महागठबंधन की सभाओं में कहा कि उत्साह दिख रहा है, जिससे बदलाव निश्चित माना जा सकता है और 10 नवंबर को एनडीए की विदाई भी तय है। सचिन पायलट ने भी कहा कि इस बार बिहार चुनाव का एजेंडा आरजेडी कांग्रेस तय कर रही है, जिसके बाद मजबूरन बीजेपी और जेडीयू को हमारी बातों का जवाब देना पड़ रहा है। इस बार जेडीयू जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हम लोगों ने जो कहा रोजगार देने की बात, हमने कहा 10 लाख रोजगार देंगे, पहले मजाक उड़ाया। अब बीजेपी और जेडीयू कह रहे हैं 19 लाख रोजगार देंगे। तो ये कहीं दे आर प्लेइंग कैच अप एंड आई एम एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट दैट वी विल विन अ थंपिंग मेजॉरिटी इन द नेक्स्ट 2 फेजेस एंड ऑन 10 नवंबर नीतीश कुमार जी का जाना तय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बिहार में हो रही रैलियों की। बिहार के चुनावी रण में सीएम योगी ने भी हुंकार भर दी है। योगी ने बिहार के सिवान और मधुबनी में रैली को संबोधित किया और निशाने पर था पूरा महागठबंधन। कैसा था सीएम योगी का आज अंदाज, देखिए हमारी रिपोर्ट। प्रत्याशी 143 सीटों पर जो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, संभव नहीं है कि मैं हासिल करूं। अपने लोकप्रिय पलायन को रोकना जरूरी है। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है और अब राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण के लिए पूरी कमर कस ली है। गुरुवार से ही दूसरे चरण के लिए नेताओं की धुआंधार रैलियां जारी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। सीएम योगी बिहार के अलग अलग जगहों पर जाकर खूब प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिवान के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे तो निशाने पर था पूरा महागठबंधन। रैली में योगी ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा, बिहार को पहचान छिपाने के लिए मजबूर करने वाले आज जनता को रोजगार का झुंझुना पकड़ा रहे हैं।
योगी ने कहा, एक परिवार को लूट की छूट मिले, इसीलिए महागठबंधन बनाया है। इनमें केवल इनके लिए परिवार ही देश है, परिवार के बाहर नहीं सोच सकते, और एक परिवार को लूट खसोट करने की खुली छूट मिले, इसके लिए इन्होंने पार्टियां गठित की हुई हैं। भाइयों बहनों, ये वही लोग हैं जो नारा लगाते थे और जिस देश को कहते थे इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसी मजहब विशेष के बारे में कहते थे कि इस देश के संसाधनों पर इनका अधिकार है। कहां ले गए थे देश को? और आज तो जब 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आए तो मोदी जी ने पहली बात कही थी, देश के संसाधनों पर इस देश के गरीबों का अधिकार है, इस देश के गांव का अधिकार है, नौजवानों का अधिकार है, किसानों का अधिकार है, महिलाओं का अधिकार है, और इन सब के उत्थान के लिए हम कार्य करेंगे। पहचान का एक संकट खड़ा कर दिया था कुछ लोगों ने। कौन वे लोग थे? ये लोग वही थे जो आज फिर से रोजगार का झुंझुना पकड़ा करके जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। याद करिए, 15 वर्ष पहले इनके जंगल राज को जब इन्होंने जाति के नाम पर परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया और परिवारवाद के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर के बिहार में जंगल राज की स्थिति पैदा कर दी थी, और बिहार के नौजवानों के सामने अपनी स्वयं की पहचान को छुपाने की एक मजबूरी सामने आ चुकी है। वहीं बिहार पहुंचे कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए को निशाने पर लेते हुए एआईएमआईएम और बीएसपी को निशाने पर लिया। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाते हुए ओवैसी और मायावती को बीजेपी की सी टीम बताते हुए बीजेपी को पर्दे के पीछे खेल करने वाला तक बता दिया। अब ओवैसी जी के साथ कौन खड़ा है? बहुजन समाज पार्टी भी। बहुजन समाज पार्टी किसके साथ खड़ी है? भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो फिर ये पूरा गठबंधन किसकी बी टीम है? सी टीम, माफ कीजिए, लोजपा है बी। तो ये पूरा गठबंधन किसकी सी टीम है? भारतीय जनता पार्टी की। ये बिहार के 12 करोड़ सूझवान लोगों को सोचना है कि भ्रमजाल और माया जाल में फंसाकर किस प्रकार से ओवैसी एंड कंपनी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में जो पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे से खेल खेला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वो साफ है। और उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम से ये और साफ हो गया है। जब जब मोदी जी पर संकट आता है तो ओवैसी उनके साथ खड़ा हो जाता है। बुधवार को बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान पूरा हुआ। पहले चरण में करीब 54% वोट डाले गए। कोरोना संकट काल में भी मतदान का प्रतिशत ज्यादा नहीं गिरा और वोटरों का हौसला बुलंद रहा। दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को कुल 94 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में इन सीटों पर प्रचार के लिए आखिरी 3 दिन ही बचे हैं। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता है। अब देखना होगा इन नेताओं की रैलियों से बिहार की जनता का मन कितना बदलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो कोई किसी से कम नहीं है। रैलियां खूब धुआंधार हो रही हैं। एक तरफ एनडीए की तरफ से, दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता भी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, वादे दावे किए जा रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि बिहार की जनता किसे अपना नेता चुनती है, अगली सरकार किसे चुनती है। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भाई अरुण जी हैं, प्रवक्ता आरजेडी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई अरुण जी। सुनीता विन जी हैं, प्रवक्ता है जेडीयू के, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले भाई अरुण जी आपके पास में आता हूं। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हम सुन रहे थे, सीधे सीधे उन्होंने ये आरोप लगाया कि रोजगार का आपने वादा किया, तो वो कह रहे हैं कि झुंझुना पकड़ा रहे हैं जनता को रोजगार का, और जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम जो आप लोग कर रहे हैं इसे छोड़ दीजिए। जनता इस बहकावे में बिल्कुल आने वाली नहीं है। लूट खसोट की छूट मिले, इसीलिए आप लोगों ने एक बड़ा महागठबंधन बना लिया है। ऐसा है कि योगी जी जिस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं वो झूठ पुलिंदा और उसको क्या बोलते हैं,
भीख आप ही लोग मंगवाएंगे। ये तो क्योंकि 15 साल पहले आप लोग क्या कर चुके हैं वो सब जानते हैं। वो सब आप लोग ने कटोरा दे दिया था हाथ में। अरे सुनीता जी, आप बैठे हुए हैं, कुछ डेटा है आपके पास, लेकर आए हैं आप लोग। बिहार की जनता जानना चाहती है, बिहार की जनता को बताइए, मुझे मत बताइए आप। बहुत अच्छी बात है, रोजगार की बात सरकार करती है, लेकिन वो रोजगार कितना मिल रहा है इसका भी तो डेटा होना चाहिए ना। आप रैलियों में जाकर भले ही कह दें 10 लाख 20 लाख 50 लाख नौकरियां दे दें, लेकिन बेरोजगारी तो उसी चरम पर है ना। अभी भी बिहार का युवा अभी भी पलायन कर रहा है। फैक्ट्रियां वहां पर कितनी खुली, आप बताइए मुझे, कितने लोगों को रोजगार मिला पिछले सालों 5 सालों में, बता दीजिए आप। 15 साल छोड़ दीजिए आप। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने कह दिया कि समुद्र नहीं है यहाँ, समुद्र रहेगा तब जाके कारखाना लगेगा। ये सुन लीजिए नया स्थिति। नहीं तो आप लोग मुझे बताइए भाई अरुण जी, आप लोगों को नहीं, एक मिनट सुनीता जी, भाई अरुण जी मुझे बताइए, अब आपको नीतीश कुमार इतने नापसंद हो रहे हैं, आप लोगों ने क्यों उस समय एक हो गए थे? आप लोग क्यों गठबंधन बना लिया था? आप लोगों ने क्यों मिलकर सरकार बनाई? हम लोगों नापसंद की बात नहीं है, फिर जनता उनके एक्शन से। मुझे बताइए ना, राजनीति में कोई सिद्धांत नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती है? एकदम सिद्धांत। क्या सिद्धांत है बताइए आप। हाँ, बता रहे हैं, जो रोजगार की बात, जो बेरोजगारी की बात, उस समय एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था, उसके आधार पर हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को साथ दिया था। नीतीश कुमार जी ने ये नहीं तो नीतीश कुमार तो कोई नए मुख्यमंत्री तो है नहीं, आरजेडी कोई नई पार्टी तो है नहीं, आप लोग एक दूसरे की पार्टी के बारे में नहीं जानते हो। नहीं, ये तो मैं कह रहा हूं। तो जनता तो फिर यही सवाल पूछती है ना कि सिर्फ जनता को क्या ठगने का काम किया जाता है क्या हर बार? मैं बतला रहा हूँ कि जब 18 महीना हमारी सरकार थी, दोनों का संयोग, उस समय अपराध का आंकड़ा देखिए, बिहार 27वें नंबर पर था। और आप लोगों का जब शासन था, आरजेडी की सरकार थी बिहार में, उस समय क्या स्थिति थी? उस समय की स्थिति इस समय की स्थिति मिलाइए, 100 पर था, 100 पर। आप बात कर रहे हैं, कभी नहीं 1 नंबर 2 नंबर पर थी, हमारी हमेशा 10 नंबर से नीचे ही रही है, 11 नंबर 12 नंबर। आप लोग का 100 पर था, 100/100 पर ही आप लोग का था। अरे क्या था वो तो निकाल ना लीजिए। और आप लोग डाटा आप लोग के और नीतीश कुमार जी घोटाला में नहीं रहते हैं, वो साफ स्वच्छ छवि वाले नेता हैं और वो जनता का काम करना जानते हैं। वादा किए हैं तो वादा पूरा करेंगे, वादा किया जो पिछले बार वादा किया उसको पूरा किया, फिर वादा कर रहे हैं उस वादा को पूरा करेंगे। और ये जनता जानती है, ये जनता जानती है कि वो जो बोलेंगे वो करेंगे, वो करके भी दिखाए हैं। कौन सा वादा नहीं पूरा किया? अरे आप ही लोग चौपट कर दिए, अरे आप लोग बिहार को चौपट किए। देखिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हैं, आप ही लोग को चौपट किए। आप सबसे अरे घोटाला के, अरे आप लोग घोटालाबाज थे तब ना नीतीश कुमार जी आप लोग से साथ छोड़े, क्योंकि साफ सुथरा वो आपके कहने से नहीं हो जाता ना। अरे आप लोग अपना देखिए, अभी आप लोग अपना देखिए। नहीं तो 56 घोटाले थे भाई अरुण जी, तो फिर आप क्यों संग हो लिए उनके? क्यों संग हो लिए थे आप लोग? चारा घोटाला जो आप लोग जानवर के भी, पशु के भी अनाज को आप लोग नहीं छोड़े, हटने के बाद आप लोग अपने पशु के अनाज को भी आप लोग नहीं छोड़े। आप क्या हम लोग से तुलना करेंगे? आप हम लोग से क्या तुलना करेंगे? ये तो वो ये हुआ ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। काम हम लोग किए, सब हम लोग किए, और आप लोग हम लोग को बोलेंगे इतना बोलना के लिए लगी हुई है। बीजेपी एलजेपी आपको हराने के लिए। अरे वो तो आप लोग का हम तो बोले कि वो तो गलत फहमी है। आप लोग इतना, अरे आप लोग इतना कड़वाहट क्यों पैदा कर रहे हैं? कुछ दिन थोड़ा दिन और रुकिए, हम लोग आप लोग का मुंह मीठा जरूर करवाएंगे, हम लोग मुंह मीठा करवाएंगे। आप लोग का मुंह मीठा, बस और थोड़ा दिन सब्र कीजिए, थोड़ा दिन और सब्र कीजिए
और फिर बड़े धूमधाम के साथ एनडीए का सरकार बनेगा और हम लोग राष्ट्रीय जनता दल दीपावली और आप लोग का मुंह मीठा करवाएंगे। आप दो वो तो वक्त बताएगा कि होली दिवाली कौन मनाएगा के लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। चले मुझे सुनीता, हाँ सुनीता जी आप बोलिए। हम लोग का सोचिए ना, हम लोग का छोड़िए, आप अपने पार्टी के बारे में सोचिए, अपने गठबंधन के बारे में सोचिए। आप लोग को तो बिहार के जनता तो आप लोग को नकार दी है। बिहार की जनता। अच्छा भाई अरुण जी मुझे बताइए, वो लोग तो भूल कर भी वो आप लोगों ने सरकारी नौकरियों का वादा किया 10 लाख, बिहार में नहीं आना देना चाहते। कैसे देंगे? कैसे देंगे सुन लीजिए। अभी 5 लाख नौकरियां रिक्त हैं जिसका बजट में प्रावधान है, और 6 लाख नौकरियां जो इतने निगम बोर्ड और भी जो लोग सरकारी संस्थाएं हैं उसमें प्रावधान करके पूरा टोटल खाली है। सब में नौकरियां को बहाल किया जाएगा। और ये जो लूट खसोट वाला चल रहा है, जल जीवन हरियाली, ये सबको नौकरियां में लूट खसोट वाला। भाई अरुण जी इतनी आसानी से बोलने से टीवी पर नौकरियां लोगों को मिल जाती, जी सुन लीजिए, इतने आसानी से बोलने से नौकरियां मिल जाती तो लोग बेरोजगार नहीं घूम रहे होते अभी। नहीं, आपको बताना पड़ेगा। जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। अरे जनता को बरगलाने का काम मत कीजिए। जनता समझदार है, बिहार की जनता समझदार है और सब समझती है कि कौन हित में है और कौन अनहित में है। किसकी सरकार आएगी तो जनता को लाभ मिलेगा, जनता सुरक्षित रहेगी, और किसकी सरकार आएगी तो जनता फिर उसी अपराधी और उसी चोरी डकैती और असामी सी रह जाएगी। इसीलिए जनता सब कुछ समझती है कि क्या कौन सरकार उनके हित के लिए और कौन सा उनके अनित के लिए। आप लोग बहुत उछलिए, आप लोग इतना मत उछलिए, इतना उछलिए मत, बस थोड़े दिन का। अरे आप लोग को माफी मांगना पड़ेगा, बस थोड़े दिन और सब्र कीजिए, थोड़ा दिन और सब्र कीजिए। उसके बाद आप लोग को पछतावा होगा कि हम जनता से क्या क्या वादा किए। अरे माफी आप लोग को पछतावा होगा बिहार की जनता क्योंकि से। सरकार आप लोग की सरकार कि बिहार की जनता आपको से हम बोल रहे हैं, मांगे। आप लोग को माफी मांगना पड़ेगा, आप लोग को माफी मांगना होगा बिहार की जनता से, क्योंकि सरकार तो आप लोग की सरकार तो एक कोना में भी नहीं है। एक कोना बिहार की एक कोना भी खाली हो जाएगा। चलिए ठीक है, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है भाई अरुण जी और सुनीता बेन जी। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर हो रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार के दौरान नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के लिए आरजेडी ने सुरक्षा की मांग की है। इसके लिए आरजेडी सांसद ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखते हुए कहा है कि मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जनसभा में मंच के पास पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं रहती है। उनके लिए बनाए गए हेलीपैड के पास भी पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं होते हैं। पायलट ने भी शिकायत की कि हेलीपैड और हेलीकॉप्टर के पास भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बहुत कम रहती है। भीड़ कभी भी बैरिकेड तोड़कर हेलीपैड में घुसकर हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा सकती हैं या उड़ान भरते समय कोई हादसा हो सकता है। आरजेडी सांसद ने पत्र के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त से इसके लिए बिना देरी करते हुए संबंधित अधिकारी को प्राथमिकता के साथ निर्देश देने का आग्रह किया है। और सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी में एनडीए महागठबंधन के बाद एलजेपी के चुनाव मैदान में आने से मामला काफी दिलचस्प होता गया है।
बाजपट्टी से जेडीयू की विधायक रंजू गीता भी चुनाव में नीतीश कुमार के जीतने की बात कर रही है। मैं साधुवाद देती हूं अपने कार्यकर्ता साथियों का, जिन्होंने एक एक चीज़ की जानकारी मुझे दी और मैं उनकी बातों को सदन से लेकर के प्रशासन तक पदाधिकारियों के बीच में बैठकर, और साधुवाद देती हूं बिहार के मुखिया परम आदरणीय विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब जी को और उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी साहब जी को, जो बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के जो भी विकास के चाहे जिस विभाग के फाइल जाता हो उस पर तत्क्षण उन्होंने स्वीकृति देने का काम करता है। और हमने बाजपट्टी विधानसभा को सींचने, संवारने, व्यवस्थित करने, विकसित करने, शिक्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो कौन बनेगा बिहार का बाजीगर, इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। असित नाथ तिवारी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका असित नाथ जी। इसके अलावा राहुल आनंद जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में, इस डिबेट में। बाकी मेहमान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असित नाथ जी, मैं आपके पास आता हूँ, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल साफ मिल रही है। मेरा सवाल यह है कि आज रणदीप सुरजेवाला गए, उन्होंने सीधे सीधे यह आरोप लगाया कि बीएसपी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भारतीय जनता पार्टी की सी टीम है। क्यों कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है? सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ऐसा नहीं लगता है, ये पूरे देश को लगता है। आपने हमेशा देखा होगा, चाहे बिहार के चुनाव हो, यूपी के चुनाव हो, किसी राज्य के चुनाव हो, आपने ये देखा होगा कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की मदद करने उस राज्य में पहुंच जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की एक टीम उसे कहा जाता है। बी टीम यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी है, इसलिए बी टीम की जगह वो नहीं ले पाए, तो उन्होंने सी टीम की जगह ले ली है और अब वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। ठीक है, राहुल आनंद जी, आपको आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। जवाब दीजिए असित नाथ जी के सवाल का। मेरा भी वही सवाल था। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर कोई पार्टी, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती होती है अपनी बातों को रखने की। अगर कोई पार्टी कांग्रेस के साथ जाती है तो वो डी टीम नहीं कहलाती है, लेकिन वही जब अपना विरोध प्रदर्शन करती है अकेले लड़ने के लिए या किसी और पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहती है, तो कांग्रेस पार्टी बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से ये आरोप लगा देती है कि ये बीजेपी की बी टीम है। कहीं ना कहीं जब इनकी विचारधारा से असंतुष्ट होकर लोग जब आते हैं चुनावी मैदान में, तो ये बी टीम का नारा बहुत आसानी से दे देते हैं, जबकि इनको अपने सहयोगियों के, ये तो हैं इनके सहयोगी, विपक्ष में तो ये बैठते हैं, इनके विपक्ष में तो ये बैठते हैं हमारे साथ, लेकिन जब इनके सहयोगी इनसे जब असंतुष्ट हो जाते हैं तब ही ये बी टीम का नारा देने लगते हैं और लोगों को, आज के समय में विपक्ष जो मुद्दाहीन हो चुका है, लोगों को भरमाने के लिए और उनका मनोरंजन करने के लिए इस प्रकार की बातें ये करते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है और इस बातों को बहुत ज्यादा तजब्बो देने की आवश्यकता नहीं है। अगर एआईएम ने इसके पहले बिहार चुनाव में एक सीट जीत हासिल की थी कि नहीं की थी, तो जब वो सीट हासिल कर रहे हैं तो क्या वो भाजपा के साथ आकर मिल गए? नहीं मिले। वो अभी भी एनडीए नहीं बोला ना, रणदीप सुरजेवाला ने बोला, कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि पर्दे के पीछे से काम करती भारतीय जनता पार्टी। तो उनके लिए सारी बातें जायज होती हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी कोई चीज को करना चाहती है तो जब सबको लेकर चलती है, जब सबका साथ सबका विकास के नारा के साथ जब भारतीय जनता पार्टी चलती है तो इनको लगता है कि ये बैकडोर एंट्री करा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिहार चुनाव में देख सकते हैं कि लोजपा भी अपना अलग लड़ रही है, अपना अलग स्टैंड पर लड़ रही है। ठीक, कहीं ना कहीं वो एनडीए का ही वोट काट रही है। आप इस चीज को जानते हैं, एनडीए का ही वोट काट रही है, उससे भाजपा को भी नुकसान होना है। ऐसी बात है कि भाजपा को नुकसान होना है, लेकिन फिर भी ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। अपनी बातों को कराना के लिए, मनाने के लिए अगर वो जब चाहते हैं और उनके नेतृत्व को अगर बिहार पसंद करना चाहेगा तो उनको मौका मिलेगा। और ये तो खुशी की बात है कि एक पिछले पायदान पे खड़े समाज के लोगों को ये आगे आके नेतृत्व करने की क्षमता अगर है तो ये तो बहुत हर्ष की बात है और इनको आगे बढ़ने देना चाहिए। इसमें उनको पीछे करने की आवश्यकता नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, असित नाथ जी जवाब दीजिए, फिर मैं भाई अरुण जी के पास जाऊंगा। देखिए, आपको याद होगा और पूरे देश को याद है,
असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि 5 मिनट के लिए सिर्फ पुलिस हटा दीजिए, याद है ना जी, 5 मिनट के लिए हटा दीजिए, देखिए हम क्या करते हैं। ठीक। प्रधानमंत्री इनके नरेंद्र मोदी जी, तब गृह मंत्री इनके राजनाथ सिंह जी, बाद की सरकार में अमित शाह जी गृह मंत्री बने। भाई उसे उठा के जेल क्यों नहीं भेजा? उसकी इतनी हिम्मत कैसे बोल देगा वो? इतनी हिम्मत कहां से उसको आ गई? इतनी हिम्मत आती है सत्ता के संरक्षण से। ये बयान कांग्रेस के शासनकाल में कोई दे दे, सीधा उठा के जेल भेजते और भाई साहब वादा कर रहा हूं केंद्र में आने दीजिए, ऐसे उत्पाती जेल के अंदर होंगे। अकबरुद्दीन की इतनी हिम्मत की बोल देगा 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, देखिए हम क्या करके दिखा देते हैं। वो इनकी सरकार में बोला जा सकता है और बोल के सीना तान के घूमा जा सकता है। इसीलिए ये प्रमाणित होता है कि ओवैसी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सी टीम है। भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण उसे मिलता है, गृह मंत्री उसके साथ रहता है और गृह मंत्री चाहता है कि ओवैसी इस देश में सांप्रदायिक उन्माद फैलाए। लेकिन आपसे पहले तो एलजेपी ने बोल दिया कि नीतीश कुमार जेल में रहेंगे अगर सरकार बनी बिहार में तो। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जेल में रहेंगे, मैंने कभी नहीं कहा। उन्होंने बोला होगा। अब लोजपा ने क्यों बोला? देखिए, लोजपा, नीतीश, भाजपा सब एक ही लोग हैं। वो कहते हैं हमारे सीने में मोदी जी बसते हैं और वो भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार उतारते हैं। वो कहते हैं हमारे सीने में मोदी जी बसते हैं और भाजपा के सारे बागियों को बुला के टिकट दे दिया। प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह को टिकट दे दिया लोजपा ने। तो अब कैसे दिल में कौन बसता है? वो नीतीश जी के साथ गठबंधन में एनडीए के रहेंगे, नीतीश जी के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे, मोदी जी को दिल में बसाएंगे, मोदी जी की पार्टी तोड़ के लोगों को टिकट देंगे। ये सवाल आप उनसे पूछिए, उनका जवाब मैं नहीं दूंगा। मैंने बस ये कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी इतनी हिम्मत कहां से पाता है अगर सत्ता का संरक्षण नहीं है। ठीक है राहुल जी, इतनी हिम्मत कहां से आती है? बिना संरक्षण के हिम्मत कहां से आएगी? ये तो जाहिर तौर पर एक हाथ है असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर, सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जब कश्मीर में अलगाववादियों को जब कांग्रेस ने संरक्षण दिया था तो उस समय ये कहा था, ठीक, जब भी भारतीय जनता पार्टी किसी को पकड़ती है या कुछ होता है तो लोग कहते हैं कि माइनॉरिटी को खतरे में डाल दी गई है। गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी नियंत्रण करने में सक्षम है, नियंत्रण करने में सक्षम है। अगर उनको कुछ कर, देखिए जो लोग बोलते हैं वो लोग करते नहीं हैं, जो लोग करते हैं वो कभी बोलते नहीं हैं। जवाब दीजिए ना, लंबा लिफाफा क्यों खोल रहे हैं? अलगाववादियों को इन लोगों ने संरक्षण दिया था, आज आगे कुछ बोलेंगे। और रही बात उनके भाई की, तो उसमें बहुत ज्यादा मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा महत्व देने की आवश्यकता है इन सभी बातों को, क्योंकि कुछ इससे बिगड़ने वाला नहीं है। आवाम जागरूक है, उसको पता है। कहीं देखिए, मैं बोलता हूँ कि कहीं कुछ अगर असंतुष्टि का माहौल है तो उसको। अच्छा राहुल आनंद जी, मुझे एक बात बताइए, हालांकि ये सवाल मैं ले चुका हूँ सुनीता बिन जी से, लेकिन मेरा आपसे भी ये सवाल है कि रोजगार की आप बात करते हैं। आरजेडी ने कहा ठीक है हम 10 लाख नौकरियां देंगे, सरकारी नौकरियां। आप लोगों ने उनसे कहीं ज्यादा नौकरियां देने का वादा किया है। कैसे दीजिएगा नौकरी, बताइए ना। पहले के वादे तो पूरे हुए नहीं है, तो अब कैसे पूरे हो लेंगे? कैसे भरोसा करे बिहार की जनता? मैं बताता हूँ कैसे देगी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी शुरू से आत्मनिर्भर देश की बात कर रहे हैं, तो आत्मनिर्भर देश तभी बनेगा जब आत्मनिर्भर राज्य बनने शुरू होंगी। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोगों ने रोजगार का किया है। हमने जब लोगों को रोजगार सृजन कराएंगे तो वो अपने आप नौकरी देने लगेंगे, और इसमें सफल प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। सरकार ने, आरजेडी ने तो साफ साफ कहा साहब कि सरकारी नौकरी देंगे हम। वो कह रहे हैं कि जहां रिक्त खाली पद पड़े हुए हैं वहां पर भर्तियां नहीं हुई हैं, हम फिर से वहां पर भर्तियां लाएंगे, लोगों को नौकरी देंगे, पक्की नौकरी की बात हो रही है। देखिए, तो मैं बताता हूं कि आरजेडी ने जो जुमला फेंका था उसको प्रधानमंत्री जी किस प्रकार से पूरा करेंगे। जुमला तो अमित शाह जी ने स्वीकार किया कि उन्होंने, तो जुमला तो फिर 2 करोड़ नौकरी का भी जुमला हुआ। यहाँ आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई है, यहाँ नौकरी की बात नहीं की गई है, यहाँ आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई है। और वो बिहार में कभी भी किसी भी उद्योग को आगे अगर बढ़ाना है तो वो कृषि प्रधान। कितने उद्योग बिहार में आए बताइए? देखिए, अगर आप बिहार में, मैं आपको बता देता हूँ, आपको बिहार की बहुत ही अच्छी खबर है कि जब ये कोरोना संकट का जब समय आया था उस समय 1950 कंपनी ने रजिस्ट्रेशन कराया था। पिछले 5 सालों में बता दीजिए आप, कितने फैक्ट्रीज आई, कितने नई चीजें वहां पर लगी हैं, कितने लोगों को आप लोगों ने रोजगार दिया वहां पर?
अभी आपको उषा उद्योग लग रहा है हाजीपुर के करीब आसपास में। और अच्छा, भाई अरुण जी बताएंगे इसका जवाब। भाई अरुण जी दीजिए आप बिहार में, भाई अरुण जी आप तो बिहार में ही रहते हैं, देखते हैं, बताइए पिछले 5 सालों में कितनी फैक्ट्री आई, कितना रोजगार मिला? जी मैं कह रहा हूँ, इनका नेता ही आंकड़ों के साथ बात करिएगा। नीतीश कुमार जी ने कह दिया कि यहाँ समुद्र नहीं है इसलिए फैक्ट्रियां नहीं लगेगी, तो ये अब कौन मुंह से ये कहेंगे कि हम फैक्ट्री लगा रहे हैं? ये 15 साल में फैक्ट्री नहीं लगा पाए, हम क्या फैक्ट्री लगावेंगे? ये झूठ बोलते हैं, ये पूरी झूठ बोलते हैं। और प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? जो वहाँ प्रवक्ता बैठे हैं उनसे पूछिए कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब नहीं जानते। मैं बतला रहा हूँ आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या होता है। ये आत्मनिर्भर भारत का मतलब सुनाइए उनको। आत्मनिर्भर भारत का मतलब होता है कि प्राचीन काल में जातीय आधारित काम बटा हुआ था। तेली का बेटा तेल पेड़ेगा, चमार का बेटा चमड़ा उद्योग चलाएगा, जादव का बेटा दूध दुहेगा। ये करने वाले हैं, ये जातीय आधारित उद्योग लगाने वाले हैं। पढ़ाने लिखाने से इनको कोई मतलब नहीं है। इनको ये नहीं मतलब है कि गरीब का बेटा बल के IAS बने, गरीब का बेटा बल के डॉक्टर बने। इनको ये फिक्र सता रही कि गरीब का बेटा कैसे डॉक्टर बन गया, उसको रोको। उस गरीब का बेटा ठीक है, जवाब ले लेता हूँ। बोले राहुल जी, उसको आत्मनिर्भर भारत में बनाइए। ये गंदी राजनीति है नरेंद्र मोदी का। किसी भी उद्योग को लगाने के लिए वहाँ का इंफ्रा का डेवलपमेंट जरूरी होता है। और इन्होंने जब आरजेडी की सरकार ने जब माइनस में बिहार को छोड़ा था, जिस बिहार में गड्ढे थे, तो 15 साल तो बहुत होते हैं राहुल आनंद जी, मुझे लगता है 15 साल तो बहुत होते हैं किसी भी प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए। फालतू वाला आप 15 साल, हमारी 15 साल की नाकामियों में आप 15 साल आए, आपने क्या किया बताइए? हमने कितना इंफ्रा का डेवलपमेंट किया, हमने रोडें बनाई, हमने संयुक्त वातावरण बनाया ताकि आप लोग उद्योग को आने दें यहाँ पर। ठीक, आप लोग उद्योग को आने दें। और हमने उस प्रकार का प्रतिकूल वातावरण बनाकर उद्योग को स्थापित करने का काम किया है। ये कहने की बातें नहीं है, हमने कर दिखाया है। तो आज जो विकास की गंगा बह रही है वो संकट बह रही है। जनता को भूखमरी के कगार पर झेलने का काम किया है। कोरोना में लोग दिल्ली से पटना। अरुण जी, बात अगर बोलने की शक्ति होती है तो बात को सुनने की भी इच्छा होनी चाहिए। साइकिल से आए, देखिए क्या आपने किया, बात को सुनने की भी इच्छा होनी चाहिए। जवाब ले लेते हैं भाई अरुण जी, जवाब ले लेता हूँ मैं, बोलने दीजिए राहुल जी। जा रहे हैं उद्योग को लगाने के लिए संयुक्त नहीं, वो पूछ रहे 15 सालों में बता दीजिए, आप 5 साल का हिसाब छोड़ दीजिए। मैं बता दे रहा हूँ, मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूँ। जो उद्योग को लाने के लिए जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो करने के बाद ही इसके अनुकूल वातावरण तैयार हो रहा है। 15 सालों में क्यों नहीं हुआ, यही तो सवाल है राहुल जी। देखिए, अब कैसे होगा, ये कैसे मान ली जनता? देखिए, जो प्रयास किया गया है मैं आपको बताता हूँ। जब इंफ्रा ही नहीं था तो फिर उद्योग कैसे आता आपके पास? जिस बिहार का नाम अपहरण में गिना जाता था, लूट में गिना जाता था। आप मुझे बताइए ना। अच्छा असित नाथ जी आप बताइए, 15 साल कम होते हैं क्या किसी राज्य को विकास करने में, विकसित बनाने में? आज वो छवि है। और आज जो रास्ता और जो रोड का मैप जो तैयार किया गया है, कृषि से संबंधित उद्योग बिहार में आई हैं, ठीक, और आ भी रही है। मैं आपको एक डाटा बता देता हूँ। 1900 मैं बता रहा हूँ, मेरी बात को सुनिए। अभी कोरोना संकट में 1950 लोगों ने निबंधन कराया था। मैं डाटा के साथ बता रहा हूँ आपको। कोरोना संकट में 1950 लोगों ने निबंधन कराया था और 1950 में से 95% लोगों ने। अच्छा, कितने प्रवासी मजदूरों का आपने रोजगार दिया? इंटरेस्टेड हुए थे। कितने प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया, इसका डेटा है आपके पास? देखिए, मैं इसके बारे में आपको 2 लाइन बताना चाहूंगा कि जो प्रवासी मजदूर हैं वो क्यों जाते हैं, आप पहले इस पे मंथन कीजिए। क्योंकि बिहार में जिस प्रकार का उद्योग लगता है वो कृषि आधारित उद्योग लगता है। और यहाँ का जो इंफ्रा है, जितने मजदूरों ने यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए युवा बिहार से बाहर क्यों जा रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिस हिसाब से इंफ्रा यहाँ पे डेवलप हो रहा है, जितनी
क्षमता है उतनी क्षमता के अनुसार यहाँ पर मिल रहा है। असित नाथ जी, इस कोरोना काल में असित नाथ जी, मेरा आपसे सवाल है कि क्या 15 साल किसी राज्य को डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए कम होते हैं क्या? तो डेवलपमेंट बना भी तो है, आप इस चीज पे भी तो आइए। क्या उद्योगें नहीं लगी, क्या रास्ते नहीं बनाए गए, क्या छवि बिहार की नहीं सुधारी गई? आज आपको बिहार में किसी एक गंतव्य स्थान से दूसरे गंतव्य स्थान पे जाना होता है तो मैक्सिमम 5 घंटे की आवश्यकता होती है। बिहार की सड़कों पर आप शायद राहुल आनंद जी घूमे नहीं है, लौटना होता था। सड़कें कम गड्ढे ज्यादा हैं। इनके राज में थी, मेरे राज में नहीं है। मेरे राज में बन रही है और बनते ही जा रही है। चले सुनीता बिन जी, मेरा आपसे सवाल, आपको मेरी आवाज आ रही है तो मुझे बताइए कि आरजेडी इस बात को कहती है कि प्रधानमंत्री आते हैं, भाषण देते हैं, रैलियां होती हैं, लेकिन मुद्दों का जिक्र नहीं होता उसमें रोजगार की बात नहीं होती है, उसमें किसान की बात नहीं होती है, उसमें मजदूरों की बात नहीं होती है। बिना देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं तो ये तो इनका सोच है ना कि आते हैं तो वो किसानों की बात नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते हैं। अरे वो तो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि देश के जो कि वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि पूरे हमारे भारत के लिए सोचे हैं। और वो कौन सा योजना ऐसा नहीं है, अरे किसी योजना को करने के लिए कोई भी करेगा तो धीरे धीरे उसका नहीं तो आपने रोजगार दिया बिहार के लोगों को, उसको धीरे धीरे उसको प्रवासी मजदूर आए, आप लोगों ने उनकी बिहार के व्यवस्थाएं की, रोजगार की योजना मिला नहीं। प्रवासी आप लोगों की योजनाएं हैं वो उन लोगों तक पहुंची है तो लोग जहाँ डेटा है तो दे दीजिए मुझे। जो लोग जहाँ थे, सुनिए, प्रवासी मजदूरों की बात है तो प्रवासी मजदूर जितने भी जहाँ थे यहाँ सबके अकाउंट में पैसा गया, हर उन के लिए लेबर का। आपने अगर उनकी व्यवस्थाएं की हैं सुनीता बिन जी, आप लोगों ने अगर प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी दोनों झूठ बोलकर बिहार की जनता को भरमा रहे हैं। इन्होंने कहा था कि कोरोना के वैक्सीन बिहार के लोगों को मुफ्त में दी जाएगी और आज प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं कि कोरोना का वैक्सीन जब बनेगा तो अच्छा इसका जवाब राहुल आनंद जी दे पाएंगे? इसका जवाब राहुल आनंद जी देंगे? भाई अरुण जी, राहुल आनंद जी बताइए। पूरे देश में है, बिहार खाली भारत में नहीं है, पूरे देश में है। लोग सवाल पूछ रहे हैं पूरे देश में है। फिर ये क्यों ना सवाल पूछा जाए कि चुनाव को देखते हुए आपने फैसला लिया है? क्यों झूठ बोला? ये बिहार की जनता को आप कोरोना का जवाब लेने दीजिए। कोरोना क्या बिहार से आया है? बिहार की जनता से माफी विदेश से आया है, चीन से आया है, पूरे देश में फैला हुआ है। बोलिए राहुल जी, आप बोलिए। भाई अरुण जी, आपका समय खत्म हो गया, आपको मैंने वक्त दिया था। सुनीता जी, आपसे भी मैंने सवाल पूछा, आपका भी वक्त। अब मैं राहुल जी के पास जा रहा हूँ, बोले राहुल जी। बिहार इसका वैक्सीन अंडर ट्रायल है और जब भी ये आएगा तो ये पूरे 135 नहीं, अभी बिहार के लिए क्यों बोला गया कि बिहार में फ्री होगा वैक्सीन? बिहार में एक चुनावी मुद्दा नहीं था, कहा गया था कि मैं सारे लोगों को दूंगा, मैं सारे लोगों को गलत बिहार भारत से अलग है क्या? अच्छा असित नाथ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? घोषणा पत्र आपका है, घोषणा पत्र हमारा। असित नाथ जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, सवाल मेरा यही था, बीच में शायद आपकी मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही थी। नहीं, आवाज आ रही थी लेकिन एक साथ कई लोगों की। ठीक है, मैं सबको रोकना चाहूंगा। अब मैं पूरा टाइम आपको दे रहा हूँ, पूरा टाइम आपको दे रहा हूँ मैं। अब मेरा एक एक करके सवाल है। पहला सवाल मेरा सुनीता जी से था कि जो आरोप आरजेडी ने लगाया महागठबंधन ने कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री आए, उन्होंने मुद्दों का जिक्र अपने भाषण में नहीं किया। दूसरा, वैक्सीन को लेकर भाई अरुण जी ने सवाल उठाया कि सिर्फ बिहार के लिए क्यों किया, फिर ये क्यों ना माना जाए कि ये चुनावी वादा है, जनता को बरगलाने की कोशिश है। क्या ये सही बात है? देखिए, मैंने अभी तक नहीं सुना था कि महामारी की वैक्सीन के नाम पर किसी सरकार ने राजनीति की हो। पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम चला, हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और दुनिया में सबसे पहले भारत पोलियो मुक्त देश बना। क्या आपने कभी किसी चुनाव के दौरान देखा कि उन्होंने जाके कहा हो कि हमें वोट करो, हम पोलियो का ड्रॉप पिलाएंगे? ये अपने आप में एक अद्भुत बात है। पता नहीं ये कैसे प्रधानमंत्री हैं जो महामारी को भी वोट का मुद्दा बनाते हैं। अब ये उनकी बुद्धि जाने। मुझे लगता है इससे ज्यादा घटिया बयान कोई नेता नहीं दे सकता है। महामारी है,
किसी की भी सरकार होगी, एक एक आदमी को उस महामारी से बचाना उस सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जनता आपको वोट दे ना दे, आपके अंदर की सरकार में है, पूरे देश को महामारी से बचाना आपकी जिम्मेदारी है। हमने पोलियो उन्मूलन में करके दिखाया है, हमसे आप सीख लीजिए और हमसे ये भी संस्कार सीखिए कि ये वोट मांगने का मुद्दा नहीं होना। चले, बहुत बहुत धन्यवाद असित नाथ जी। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं कुछ सवाल और थे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका असित नाथ जी, राहुल आनंद जी, भाई अरुण जी, सुनीता बिन जी, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, वक्त देने के लिए। तो कौन बनेगा बिहार के बाजीगर में, आज के लिए इतना ही। मुद्दे अपनी जगह, रैलियां अपनी जगह, देखना होगा जनता अपना नेता किसको चुनती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।